नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की मंजूरी दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 32 संस्थाओं को भुगतान संग्राहक का लाइसेंस प्रदान किया। एनएचआरसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान दयनीय स्थिति में। खेलों में डोपिंग की समस्या के समाधान के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना फ्रेमवर्क को पुडुचेरी में लॉन्च किया गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर है जीवंत ग्राम कार्यक्रम यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जीवंत ग्राम कार्यक्रम यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी को मंजूरी दी है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के माध्यम से देश की उत्तरी भू सीमा पर स्थित गाँव में आवश्यक अवसंरचना विकास और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम योजना के तहत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख को शामिल किया गया है। इस योजना को 2022-23 से 2025-26 तक के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना के माध्यम से सीमावर्ती लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। इससे सीमा सुरक्षा में भी सुधार होगा। अब जीवंत ग्राम कार्यक्रम योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो जिला प्रशासन ग्राम पंचायतों के सहयोग से जीवंत ग्राम कार्य योजना तैयार करेगा। सामाजिक उद्यमिता, युवा और महिला सशक्तिकरण इत्यादि को बढ़ावा देने के माध्यम से हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित विकास केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा कुल 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन में से 2500 करोड़ रुपए का उपयोग सड़कों के निर्माण के लिए किया जाएगा। केंद्र और राज्य की योजनाओं की 100% सैचुरेशन सुनिश्चित की जाएगी। कल्याणकारी योजना की सैचुरेशन का मतलब है कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजना में निर्धारित सुविधाएं मिले। इस योजना का सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ कोई अतिव्यापन यानी ओवरलैप नहीं होगा। बीएडीपी यानी सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के अपेक्षित परिणाम ये होंगे कि इससे देश के उत्तरी सीमावर्ती गांव में 12मासी सड़कों का विकास संभव होगा, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा, सौर और पवन ऊर्जा के विकास पर ध्यान देने के साथ 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके अलावा मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। पर्यटन या बहुउद्देशीय या स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का विकास संभव होगा। सीमा पर अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा कई निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 4.1 किलोमीटर लंबी शिकुला सुरंग को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी बल की 7 नई बटालियनों के गठन को मंजूरी दी गई है। आईटीबीपी गृह मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो भारत चीन सीमा पर तैनात है। और अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक सहकारिता से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की योजना अगले 5 वर्षों में 2 लाख प्राथमिक कृषि साख समितियों तथा डेयरी या मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना करने की है। प्राथमिक कृषि साख समितियां देश में अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना का सबसे जमीनी स्तर है। ये सहकारी समितियां सदस्य किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करती हैं और साथ ही अन्य इनपुट सेवाएं जैसे कि बीज और उर्वरक आदि भी उपलब्ध कराती हैं। कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे कि पीएसीएस यानी प्राथमिक कृषि साख समितियों से वंचित प्रत्येक पंचायत में इनकी स्थापना की जाएगी। डेयरी सहकारी समितियों से वंचित प्रत्येक पंचायत या गाँव में ऐसी समितियों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक तटीय पंचायत या गाँव के साथ साथ विशाल जलाशयों वाली पंचायत या गाँव में मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की अलग अलग योजनाओं को मिलाकर सरकार के सभी विभागों, एजेंसियों आदि के सामूहिक प्रयासों के एकीकरण दृष्टिकोण का लाभ उठाया जाएगा। साथ ही योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया जाएगा।
इसके अध्यक्ष गृह और सहकारिता मंत्री होंगे। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड तैयार करेंगे। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं और इनका काफी महत्व भी है। इस फैसले से किसानों को उनकी उपज का विपणन करने के लिए आवश्यक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज उपलब्ध होंगे। इसके अलावा ग्राम स्तर पर ही ऋण सुविधाएं और अन्य सेवाएं भी मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और साथ ही किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य भी प्राप्त होगा। सहकारी समितियां अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने के लिए अपने आवश्यक बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करने में सक्षम होंगी। आपको बता दें कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए हाल ही में कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि सहकारिता मंत्रालय ने PACS को समान रूप से अपनाने के लिए नए उपनियम बनाए हैं। सहकारिता मंत्रालय एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस भी तैयार कर रहा है। इसके अलावा PACS या डेयरी या मत्स्य सहकारी समितियों को उनके संबंधित जिला और राज्य स्तरीय संघों के साथ जोड़ा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 32 संस्थाओं को भुगतान संग्राहक का लाइसेंस प्रदान किया। RBI ने भुगतान संग्राहकों और पेमेंट गेटवे को विनियमित करने के लिए 2020 में भुगतान संग्राहक फ्रेमवर्क जारी किया। इस फ्रेमवर्क के तहत पात्र संस्थाओं को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन करना जरूरी था। भुगतान संग्राहक और पेमेंट गेटवे ऑनलाइन स्पेस में भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले मध्यवर्ती हैं। आपको बता दें कि भुगतान संग्राहक ऐसी संस्थाएं हैं जो ई-कॉमर्स साइट्स और व्यापारियों द्वारा ग्राहकों के भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए उनसे अलग अलग भुगतान साधनों जैसे कि नकद या चेक, ऑनलाइन भुगतान आदि को स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करती हैं। भुगतान संग्राहक संस्थाएं ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती हैं, उन्हें जमा करती हैं और निर्धारित अवधि के बाद उन्हें व्यापारियों को हस्तांतरित कर देती हैं। वहीं पेमेंट गेटवे ऐसी संस्थाएं होती हैं जो ऑनलाइन भुगतान लेन देन की राह और प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित अवसंरचना प्रदान करती हैं। इन संस्थाओं की निधियों के प्रबंधन में कोई भागीदारी नहीं होती है। आपको बता दें कि भुगतान संग्राहक की स्थापना के लिए RBI द्वारा निर्धारित मुख्य आवश्यकताएं हैं कि ऐसी कोई भी संस्था जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक निगमित कंपनी होनी चाहिए। ऐसी संस्था की नेटवर्थ मार्च 2021 तक 15 करोड़ रुपए और मार्च 2023 तक 25 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र और विवाद प्रबंधन फ्रेमवर्क की स्थापना की जानी चाहिए। इनका सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और साथ ही इनके लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाना चाहिए। NHRC की एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान दयनीय स्थिति में हैं। ये एक तरीके से मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो कि पेपर 2 का टॉपिक है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी चालू सरकारी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं का दौरा किया था। ये दौरा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए किया गया था। NHRC ने अपने सर्वेक्षण में ये पाया कि सभी सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान शोचनीय स्थिति में हैं। MHA ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 1987 का स्थान लिया है। इसका उद्देश्य मानसिक रोगियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं का प्रावधान करना है। साथ ही ये अधिनियम इन व्यक्तियों के गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो इसके तहत मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अस्पताल में भर्ती, उपचार और छुट्टी के लिए अपनाई जाने वाली विधि एवं प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए। उनके जीवन जीने के अधिकार को एक समुदाय के हिस्से के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। साथ ही उनके पुनर्वास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और असंशोधित इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का उपयोग नहीं किया जाएगा। स्वच्छता, सफाई, भोजन, मनोरंजन, निजता की सुरक्षा और अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा ये अधिनियम केंद्रीय और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है और इस अधिनियम ने आत्महत्या के प्रयास को भी गैर आपराधिक बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि MHA के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि अभी भी कुछ राज्यों में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड स्थापित नहीं किए गए हैं। रोगियों की स्थिति का नियमित आकलन नहीं किया जाता है, क्योंकि आकलन से ये पता लगाया जा सकता है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है या फिर नहीं। आश्रय गृहों और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के लिए बजटीय आवंटन कम रहा है। साथ ही धन के अनुचित उपयोग के मामले भी सामने आए हैं। साथ ही सहायता प्राप्त या फिर स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आवास गृहों जैसी वैकल्पिक समुदाय आधारित सेवाओं की कमी है।
और अगली खबर खेलों से संबंधित है। खेलों में डोपिंग की समस्या के समाधान के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारत में पोषण प्रदान करने वाले सप्लीमेंट्स की परीक्षण क्षमता का निर्माण करना, डोपिंग रोधी डोमेन में अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा देना, डोप मुक्त पोषक सप्लीमेंट्स उपलब्ध करवाना आदि है। डोपिंग एथलीटों द्वारा अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कुछ प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन को कहा जाता है। डोपिंग में प्रयुक्त कुछ प्रमुख पदार्थ हैं एंड्रोजेनिक एजेंट्स जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉयड। ये एथलीटों को कठिन प्रशिक्षण करने और अधिक मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। उत्तेजक हृदय गति और रक्त प्रवाह को बढ़ाकर एथलीटों की थकान छिपाने में मदद करता है। ड्यूरेटिक यानी मूत्रवर्धक और मास्किंग एजेंट्स शरीर से तरल पदार्थ को उत्सर्जित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये अन्य नशीली दवाओं के उपयोग को छुपा सकता है और वजन कम करने में भी मदद कर सकता है। जीन डोपिंग प्रदर्शन में सुधार करने वाले पदार्थों के उपयोग से शरीर की कोशिकाओं या जीनों में हेरफेर कर सकता है। इसके अलावा ब्लड डोपिंग के तहत रक्त को पहले शरीर से निकाला जाता है और फिर वापस शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाया जा सके। खेलों में डोपिंग की निगरानी करने के लिए विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी सभी प्रकार के प्रतिस्पर्धी खेलों में डोपिंग की निगरानी करता है और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा गठित की गई है। इसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 के तहत वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। देश की पहली सामुद्रिक स्थानिक योजना मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क को पुडुचेरी में लॉन्च किया गया। एमएसपी फ्रेमवर्क भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते का हिस्सा है। इसे समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और तटीय पर्यावरण संरक्षण के साथ समृद्धि को संतुलित करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये फ्रेमवर्क नॉर्वे की एक पर्यावरण एजेंसी, भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के बीच एक सहयोग है। एमएसपी पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुद्री क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों के स्थानिक और अस्थायी वितरण का विश्लेषण और आवंटन करने की एक प्रक्रिया है। यूनेस्को का अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग पारिस्थितिक तंत्र आधारित एमएसपीज के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करके देशों की सहायता करता है। और आइए अब आपको बताते हैं मरीन स्पेशल प्लानिंग के लाभ। पारिस्थितिक या पर्यावरणीय लाभ के तहत जैविक और पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ये पहचान करती है। इसके अलावा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के संचयी प्रभावों में कमी लाती है। इसके अलावा आर्थिक लाभों की बात करें तो निजी क्षेत्र से नए निवेश के लिए वांछनीय क्षेत्रों तक पहुंच की निश्चितता प्रदान करती है। परमिट और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाती है। इसके अलावा सामाजिक लाभ की बात करें तो सामुदायिक भागीदारी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराती है और सांस्कृतिक विरासतों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करती है। नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने, शिपिंग लेन आवंटन करने, सबमरीन केबल बिछाने आदि के लिए सीमा पार सहयोग बढ़ाती है। इसके अलावा संघर्ष को कम करती है और अलग अलग गतिविधियों के बीच तालमेल स्थापित करती है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट्स यानी निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत। अलग अलग अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों ने अपनी MCLR में बदलाव किया है। MCLR वो न्यूनतम दर है जिससे नीचे बैंक उधार नहीं दे सकते। भारतीय रिजर्व बैंक ने MCLR तंत्र को 2016 में स्थापित किया था। इसे कुशल मौद्रिक नीति लागू करने के लिए एक साधन के रूप में स्थापित किया गया है। MCLR दरों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं के लिए कर्ज और महंगा हो जाएगा। अगला टॉपिक है इनविट्स, रियल एस्टेट निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने रियल एस्टेट निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास यानी इनविट्स के लिए गवर्नेंस संबंधी मानदंड अधिसूचित किए हैं। रिट्स ऐसी सूचीबद्ध संस्थाएं हैं जो आय सृजित करने के लिए भवनों या परिसंपत्तियों का स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन करती हैं। वहीं इनविट्स म्यूचुअल फंड्स की तरह निवेश योजनाएं हैं। ये व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति प्रदान करती हैं ताकि वे रिटर्न्स के रूप में आय प्राप्त कर सकें। रिट्स और इनविट्स के लाभ ये हैं कि ये डेवलपर्स के राजस्व सृजन करने वाली अपनी अचल परिसंपत्तियों या फिर अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने और नई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पूंजी जारी करने में सक्षम बनाते हैं। निवेशकों को इन परिसंपत्तियों में स्वामित्व प्राप्त किए बिना निवेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं।
रूफटॉप सोलर कार्यक्रम। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत आवासीय आरटीएस परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता की दर एक समान होगी। सरकार ने 2015 में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप और लघु सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2019-20 तक देश में 4200 मेगावाट के आरटीएस संयंत्रों की स्थापना करना था। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण को वर्ष 2019 में मंजूरी दी गई थी। इस चरण का लक्ष्य 2022 तक आरटीएस संयंत्रों की 40 गीगावाट संचयी क्षमता प्राप्त करना है। इस चरण को 2026 तक विस्तारित किया गया है। वर्तमान में रूफटॉप सोलर सिस्टम कार्यक्रम के तहत आवासीय बिजली उपभोक्ताओं को अलग अलग सीएफए या सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी किलोवाट आवश्यकताओं के आधार पर दी जाती है। अगला टॉपिक है स्टार्टअप्स पर नेस्कॉम की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर भारत अब भी अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बना हुआ है। भारत में पिछले साल 1300 से ज्यादा सक्रिय तकनीकी स्टार्टअप शुरू किए गए हैं और इस तरह भारत में सक्रिय तकनीकी स्टार्टअप्स की कुल संख्या 25 से 27 हजार तक पहुँच गई है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न है। IS 19,000-2022 पर अनुरूपता मूल्यांकन योजना। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स द्वारा मानक IS 19,000-2022 को सुगमता पूर्वक अपनाने को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार कर रहा है और इस कदम का उद्देश्य जाली या भ्रामक समीक्षाओं के प्रकाशन पर निगरानी रखना है। IS 19,000-2022 को भारतीय मानक ब्यूरो ने पिछले साल प्रकाशित किया था। ये उन व्यवसायों पर लागू होता है जो उपभोक्ता समीक्षाओं को ऑनलाइन प्रकाशित करते हैं। ये योजना संगठन से जुड़े मानदंडों और उत्तरदायित्वों का निर्धारण करती है। साथ ही ये प्रमाणन अनिवार्यताओं की स्वीकृति और संचालन के लिए सहायक आवश्यकताओं को निर्धारित करती है। ये रिव्यू पोस्ट करने वाले ग्राहक के सत्यापन के लिए उपाय भी प्रदान करेगी। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप G20 DEWG की पहली बैठक आयोजित की गई है। DEWG का गठन 2017 में जर्मनी की G20 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में किया गया था। इसके गठन का उद्देश्य एक सुरक्षित, परस्पर संबद्ध और समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का मूल्य 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। साथ ही इसके 2025 तक 23 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 2 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र इस बैठक के केंद्र में रहे, जो कि हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा। अगला टॉपिक है थ्वेट्स ग्लेशियर। वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि थ्वेट्स ग्लेशियर के कमजोर हिस्सों में गर्म जल का रिसाव हो रहा है और इससे इसके पिघलने की गति तेज हो रही है। थ्वेट्स ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे चौड़ा ग्लेशियर है। ये पश्चिम अंटार्कटिक हिमचादर का एक हिस्सा है। इस ग्लेशियर से पिघली हुई हिम वर्तमान में वैश्विक समुद्र तल स्तर की वृद्धि में 4% का योगदान करती है। यदि ये पूरी तरह से टूट जाता है तो इससे वैश्विक समुद्र तल स्तर में कम से कम 65 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। अगला टॉपिक है एरोसोल्स। एक हालिया अध्ययन ने औद्योगिकरण पूर्व के वायुमंडल में सल्फेट एरोसोल्स की अधिकता को दर्शाया है। एरोसोल्स वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म कण होते हैं। जब ये कण पर्याप्त रूप से बड़े हो जाते हैं तो वे सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित और अवशोषित करने लगते हैं। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन दृश्यता को कम करके कोहरे जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। साथ ही प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल हो जाता है। एरोसोल्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण बजट तथा जलवायु दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और इस तरह से 3 प्रकार के एरोसोल्स पृथ्वी की जलवायु को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। इसमें शामिल है ज्वालामुखी एरोसोल्स, जिनका निर्माण बड़े ज्वालामुखी उद्गार के बाद समताप मंडल में होता है। दूसरे हैं मरुस्थलीय धूल और तीसरा है मानव निर्मित एरोसोल्स। रोश सीमा। खगोलविदों ने कुइपर बेल्ट में स्थित एक बोने ग्रह के चारों ओर एक वलय की खोज की है। ये वलय इसकी रोश सीमा के बाहर स्थित है। कुइपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा से बाहर स्थित बर्फीले पिंडों का डोनट के आकार का एक क्षेत्र है। रोश सीमा वो न्यूनतम दूरी होती है जिस तक एक बड़ा उपग्रह अपने मूल ग्रह के ज्वारीय बलों से विखंडित हुए बिना अस्तित्व में बना रह सकता है। रोश सीमा के अंदर परिक्रमा करने वाला पिंड बिखरकर वलयों का निर्माण करता है और इसके विपरीत रोश सीमा के बाहर परिक्रमा करने वाले पदार्थ एकत्रित होकर मूल ग्रह की कक्षा में एक उपग्रह का निर्माण करते हैं।
और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। लीबिया, जिसकी राजधानी त्रिपोली है। संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया के निकट हुई जहाज दुर्घटना में 73 प्रवासियों की मृत्यु की संभावना व्यक्त की है। लीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ये उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में मिस्र, दक्षिण पूर्व में सूडान, दक्षिण में नाइजर और चाड और पश्चिम में ट्यूनीशिया एवं अल्जीरिया से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में नफूसाह पठार और अल जिफारा मैदान स्थित हैं। इसके उत्तर पूर्व में अकदर पर्वत अवस्थित हैं। इसके अधिकतर भाग पर सहारा का पठार मौजूद है। लीबिया में कोई बारहमासी नदी नहीं है। यहाँ उच्च क्षेत्रों में कई सूखी वादी हैं, जो वर्षा के दौरान आई आकस्मिक बाढ़ के जल से भर जाती हैं। लीबिया का उच्चतम बिंदु बिक्कू बिट्टी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।